स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स स्टडीज़ में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक, जिसमें भी हमारे केवल थ्योरी के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। न्यूमेरिकल्स तो एक्चुअली बाद में शुरू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे शॉर्ट में IPO भी कहा जाता है, और ये टॉपिक आपका बिजनेस स्टडीज में भी काम आएगा। मेकिंग एन ऑफर इनवाइटिंग द पब्लिक इन जनरल टू सब्सक्राइब टू शेयर्स इज जनरली नोन एज IPO। जब कंपनी आम जनता को इनवाइट करती है सामान्य रूप से कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, तो इसी को बोलते हैं बेटा IPO, कि कंपनी का IPO निकला है। IPO निकलने का मतलब ये कंपनी ने जनता को इनवाइट किया है शेयर्स खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाट इज मेंट बाय राइट इशू ऑफ शेयर्स। इफ अ पब्लिक कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स सब्सक्रिप्शन कैपिटल, अगर कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल बढ़ाना चाहती है, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू सब्सक्राइब टू फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो हमारी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उन्हें पहले अधिकार दिया जाता है शेयर्स खरीदने का, इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। सच एन इशू इज नोन एज राइट इशू। अब यही बात समझिए विद एग्जाम्पल। अगर हमारी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 10,000 शेयर्स की, जिसमें कंपनी 2,000 शेयर्स पहले ही इशू कर चुकी थी, अब कंपनी 1,000 शेयर्स और इशू करना चाहती है, तो यहां पर नए शेयर होल्डर्स को इनवाइट नहीं करेंगे। जिन लोगों ने पहले हमारी कंपनी के 2,000 शेयर्स खरीदे थे उन्हीं लोगों को 1,000 शेयर्स खरीदने का अधिकार मिलेगा, जिसका मतलब हुआ कि 2:1 के रेशो में अधिकार मिलेगा। जिस व्यक्ति के पास हमारी कंपनी के पहले से 2 शेयर थे उसे 1 शेयर खरीदने का राइट दिया जाएगा। इसे ही बोलते हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 13th, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जिसके बारे में पहले भी आपको कई बार बताया जा चुका है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द प्रोविजंस ऑफ सेबी, नो अलॉटमेंट शैल बी मेड ऑफ any share capital of a company offered to the public for subscription unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed। जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, वो कंपनियां अपने प्रोस्पेक्टस में ये भी दिखाती है कि मिनिमम कितने शेयर्स सब्सक्राइब होने पर ही अलॉटमेंट किया जाएगा, और जब तक ये शेयर्स कंपनी के सब्सक्राइब नहीं हो जाते जो कि प्रोस्पेक्टस में दिखाए गए थे, तब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। इसके आगे बढ़िएगा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द सेबी, इट इज द अमाउंट 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। सेबी के मुताबिक इशूड शेयर कैपिटल का 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, रिसीव्ड विद इन 120 डेज, और ये पैसा कंपनी को 120 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4 महीनों के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, और रिटर्न विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी को ये पैसा वापस लौटाना पड़ेगा अगले 15 दिनों के अंदर अंदर। एंड इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट 15% इंटरेस्ट पर एनम ऑल्सो पेबल बाई द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और अगर कंपनी अगले 15 दिनों में पैसा नहीं लौटा पाई तो फिर 15% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा पर एनम, जो इंटरेस्ट जाएगा डायरेक्टर्स की जेब से। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, व्हाट आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सभी कहलाते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसमें शामिल किया जाता है पॉइंट नंबर 1,
एक्सपेंसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग ड्यूटी एंड फीस। जब कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो कंपनी के लिए हमें कुछ रजिस्ट्रेशन ड्यूटी और फीस देनी पड़ती है, वो कंपनी का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटर्स ये वो लोग हैं जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करते हैं और साथ ही साथ कंपनी के शेयर्स को बेचने की गारंटी भी लेते हैं, जिस चीज़ का हमें उन्हें कमीशन देना पड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रिपरेशन, प्रिंटिंग एंड इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस को प्रिपेयर करवाना, उसको छपवाना, उसको इशू करना, उसमें भी जो खर्चा आएगा वो सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। और चौथा एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ इनिशियल बुक्स नीडेड फॉर अकाउंट्स एंड द कॉमन सेल। कंपनी के अकाउंट्स पर जो खर्चा आता है स्टार्टिंग में, जो इनिशियल बुक्स हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, इन सभी बुक्स पर जो खर्चा आएगा और कंपनी की कॉमन सील पर जो खर्चा आएगा, ये सभी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नोट, ध्यान देने वाली बात, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको हमें सेम ईयर में ख़त्म करना होगा। ख़त्म करने का मतलब इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। लेकिन अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो इसको पहले वहाँ से एडजस्ट करते हैं, जो बात मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में ही समझाई थी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। तो उसका पहला पॉइंट यही था कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग सेम ईयर में रिटर्न ऑफ करेंगे और उसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट बचता है बैलेंस तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको सेम ईयर में ही रिटर्न ऑफ करना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर कॉल्स इन एरियर्स। अगर किसी शेयर होल्डर से हमने पैसा मंगाया लेकिन उसने 14 दिन के अंदर अंदर हमारे पास पैसा नहीं भेजा, तो जितना पैसा हमें उससे लेना बाकी है, जो उसका बकाया अमाउंट है शेयर्स का, जो पैसा हमें मिल जाना चाहिए था अब तक लेकिन मिला नहीं है, उसे ही कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। इट रिफर्स टू द अमाउंट विच हैड नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स। अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भेजा, या हो सकता है अलॉटमेंट का तो भेज दिया लेकिन कॉल पर पैसा नहीं भेजा, फर्स्ट कॉल पर या सेकंड कॉल पर, तो वही कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मेंट बाय कॉल्स इन एडवांस। इसमें उल्टा है। कॉल्स इन एडवांस का मतलब जो अमाउंट कंपनी ने अभी मंगाया नहीं है लेकिन शेयर होल्डर ने वो पहले ही पे कर दिया है। इट रिफर्स टू द अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन कॉल्ड बाय द कंपनी, अर्थात कंपनी ने पैसा मंगाया नहीं था बट हैज़ बीन पेड बाय सम शेयर होल्डर्स इन एडवांस, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने ये पैसा हमें एडवांस में भेज दिया, तो यही कहलाएगा कॉल्स इन एडवांस, कि हमने पैसा मंगाया नहीं फिर भी आ गया। नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर हमने कैश के अलावा किसी और चीज़ के लिए शेयर्स इशू किए तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। अ कंपनी कैन इशू शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ असेट्स और फॉर सर्विसेज रिसीव्ड। अगर हमारी कंपनी ने कोई एसेट खरीदा, उसके बदले में पैसा नहीं दिया बल्कि कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, या फिर हमारी कंपनी ने कोई सर्विस ली, जैसे कि प्रमोटर से सर्विस ली जाती हैं, अंडर राइटर्स से सर्विसेज ली जाती हैं, और उसके बदले में हमने उनको शेयर्स इशू नहीं किए, उनको हमने बदले में कैश नहीं दिया बल्कि उसके बदले में हमने उनको शेयर्स इशू कर दिए। तो अगर किसी भी गुड्स या सर्विसेज के बदले में कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो यही कहलाता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
अगर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर्स का क्या स्टेटस माना जाएगा? इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट, प्रेफरेंस शेयर्स विल बी प्रिज्यूम टू बी क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल। और इन तीनों ही शब्दों का मतलब अभी इसी वीडियो में आपको आगे आगे समझाया जाएगा कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं और नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19th, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम दैट वुड मैक्सिमाइज द रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। ये बात तो आपको को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के मुताबिक सिक्योरिटी प्रीमियम में रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग कुछ ही जगहों पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे मुताबिक कंपनी जहाँ चाहे वो पैसा खर्च कर दे। फिलहाल हमसे ये पूछा गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट ऐसे कैसे हम लोग इस्तेमाल करें कि शेयर होल्डर्स को उसका मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यही था, लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट कंपनी को मिला है उससे कंपनी बाय बैक ऑफ शेयर्स कर ले। बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब अपनी ही कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करेगी कंपनी, जिससे कि आने वाले समय में कंपनी को प्रॉफिट और ज़्यादा होगा और वही प्रॉफिट फिर शेयर होल्डर्स को बांटा जाएगा, जिसकी वजह से उनको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अगर कोई भी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है पैसों के बदले में, कैश के बदले में, तो वहाँ पर कौन कौन सी लीगल प्रोविजंस लागू होते हैं? पहली बात, एप्लीकेशन मनी कभी भी 5% से कम नहीं होना चाहिए। और 5% किस चीज़ का? फेस वैल्यू का। अगर एक शेयर 100 रुपये का है तो एप्लीकेशन के वक्त कम से कम एक शेयर पर कंपनी 5 रुपये मंगाएगी, इससे कम नहीं मंगा सकती। नंबर 2, एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड थ्रू शेड्यूल्ड बैंक फॉर एटलीस्ट 4 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द इशू। यानी कि कंपनी का जो पैसा आएगा एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का, वो शेड्यूल्ड बैंक में आएगा और ये कम से कम 4 दिनों के अंदर आ जाना चाहिए इशू के बाद। नंबर 3, शेयर्स हैव टू बी अलॉटेड विद इन 120 days of the issue of prospectus provided minimum subscription has been received। अगर कंपनी को 90% सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, अर्थात कंपनी के 90% शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए पब्लिक ने, तो 120 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को शेयर्स का अलॉटमेंट भी करना होगा। नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस 2000 सिक्योरिटीज विल बी अलॉटेड विद इन 30 days ऑफ द क्लोजर ऑफ इशू। इशू क्लोज होने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर सेबी के मुताबिक सिक्योरिटीज अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। एंड अलॉटमेंट लेटर, या इसे बोलते हैं इनिशियल ऑर्डर, टू बी सेंड टू द शेयर होल्डर्स। और किस किस व्यक्ति को हमने कितने कितने शेयर्स दिए हैं उसे भी हम लोग शेयर होल्डर्स को बताएंगे। कैसे? अलॉटमेंट लेटर के द्वारा, जिसे बोलते हैं इनिशियल ऑर्डर। जब कंपनी अलॉटमेंट कर देगी शेयर्स का तो 30 दिनों के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स के पास अलॉटमेंट लेटर पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि उनको पता चल जाए कि उनके हिस्से में कितने कितने शेयर्स आए हैं। फेलिंग, लेकिन अगर कंपनी ऐसा करने में फेल हो जाती है तो कंपनी को 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 month बिटवीन मेकिंग 2 calls। 2 कॉल्स के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं बताया गया है तो, अगर आर्टिकल्स में पहले से ही मैंशनड है कि कब कब कंपनी कितने कितने शेयर्स इशू करेगी और कौन सी कॉल कब मंगाएगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल्स में गिवन नहीं है तो कम से कम 2 कॉल्स के बीच 1 महीने का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज मेंट बाय प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये वही टॉपिक है बेटा जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, जिसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज वन इन विच एंटायर अलॉटमेंट इज मेड एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस टू द प्री आइडेंटिफाइड पीपल।
जब कंपनी पहले से ही ये डिसाइड कर लेती है कि किस कीमत पर हमें शेयर्स बेचने हैं और किन किन लोगों को बेचने हैं, तो वही कहलाता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और ये वो लोग होते हैं जिनका कंपनी के अंदर किसी न किसी प्रकार से स्ट्रेटेजिक स्टेक होता है, जैसे कि कंपनी के प्रमोटर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बायर्स ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट और इट्स सप्लायर्स। अगर कंपनी इन सबको शेयर्स इशू कर रही है, जिनको पहले से ही डिसाइड कर लिया गया है कि किस किस कीमत पर किसको हम लोग कितने शेयर्स इशू करेंगे, तो यही कहलाता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? Cumulative shares are those shares on which the arrears of dividend accumulate। यानी कि वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको अगर किसी कारण से हम लोग इस साल डिविडेंड नहीं दे पाए तो अगले साल उनको अगले साल का तो मिलेगा ही मिलेगा, जो लास्ट ईयर का एरियर था, जो बकाया था डिविडेंड का अमाउंट, वो भी मिलेगा। द होल्डर्स ऑफ दिस क्लास ऑफ शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू ऑल एरियर्स बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। अर्थात इक्विटी शेयर्स को तो नंबर तो बाद में आएगा प्रॉफिट में, पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और इस साल का भी मिलेगा, और जो पहले का एरियर है, जो बकाया अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, वो भी मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिन्हें डिविडेंड पर केवल उसी साल का प्रॉफिट मिलता है, एरियर्स नहीं मिलते हैं। अर्थात उनके एरियर्स जुड़ते नहीं हैं अगले साल में। अगर मिला है तो ठीक है, अगर अगले नहीं मिला इस साल तो वो नहीं मिलेगा फिर। तो ऐसे शेयर्स को बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और उनको मिल रहा है एरियर तो वो क्यूमुलेटिव कहलाएंगे, वरना नॉन क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स? अगर प्रेफरेंस शेयर्स इस प्रकार के हैं जिन्हें एक निर्धारित समय के अंदर अंदर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ऐसे शेयर्स को हम लोग बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? वो सभी प्रेफरेंस शेयर्स जिनका एक निर्धारित समय के बाद पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी कि इनकी पेमेंट हो जाती है, तो ऐसे शेयर्स को हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच रिपेबल आइदर आफ्टर अ फिक्स पीरियड और अर्लियर एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। एक फिक्स टाइम पीरियड पर उनका रिडम्पशन हो जाएगा या फिर उससे पहले ही हो जाएगा, जो कंपनी के ऑप्शन पर है, एज पर प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 55 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। और ऐसा किया जाता है सेक्शन 55 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट आर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनका कंपनी की लाइफ टाइम में रिडम्पशन नहीं होता। इनका अगर पैसा वापस होगा तो केवल कंपनी के बंद होने पर ही होगा, उससे पहले कभी नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल आर कॉल्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट इन 1988, लेकिन 1988 में कंपनी में एक अमेंडमेंट हुआ था कंपनीज एक्ट में। उसके बाद क्या कहा गया? नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल आफ्टर 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यानी कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो अब इशू होते ही नहीं है फिलहाल एट प्रेजेंट, और अगर इशू करने हैं तो 20 साल के अंदर अंदर उनको रिडम्पशन करना ज़रूरी होगा। 20 साल के बाद भी आप रिडम्पशन नहीं कर सकते शेयर का। तो एट प्रेजेंट तो देखा जाए तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते ही नहीं है बेटा, क्योंकि 88 के बाद ऐसे शेयर्स बंद हो चुके हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स? ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं जिनको एक बार फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलने के बाद बाकी जो प्रॉफिट बचता है, सरप्लस प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद प्रॉफिट मिलता है इक्विटी शेयर्स को, उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बचा हुआ है तो ये लोग उस प्रॉफिट में भी दोबारा हिस्सा लेते हैं
इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनका शेयर होता है सरप्लस प्रॉफिट्स में। तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलने के बाद, अर्थात फिक्स्ड रेट से उनको प्रॉफिट जो मिलना था वो तो मिल ही गया, उसके बाद जो सरप्लस प्रॉफिट बचा है उसमें उनको फिर प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स को सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा तो फिर वो कहलाएंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये बात बताई गई है इसमें, आगे पढ़िए ध्यान से। What are non-participating preference shares? These are those on which only a fixed rate of dividend is paid. इन्हें प्रॉफिट मिलता है केवल एक फिक्स्ड रेट से, प्रॉफिट का मतलब डिविडेंड। दे डू नॉट हैव अ शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट, उनको सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर साइलेंट, अगर आर्टिकल्स हमारे साइलेंट हैं तो सभी प्रेफरेंस शेयर्स माने जाते हैं क्यूमुलेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था बेटा। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब वो शेयर कैपिटल जो कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी दिखाया जाता है और इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। दैट्स ऑल। वो शेयर कैपिटल जो कंपनी की रजिस्टर्ड भी है और ये मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है कंपनी की, और इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर मेरी वीडियोज़ आपको समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे अपनी वीडियो में और क्या क्या चेंजेस करने हैं, और साथ में उसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ लगातार आपको मिलते रहें। ओके बेटा, गुड बाय।